सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हमने अभी तक पढ़ा कि जो शिक्षण है उसकी प्रकृति क्या है, शिक्षण की जो प्रकृति है इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना। तो देखिए अब इसके बाद हमारा आज का जो प्रकरण है कि शिक्षण की जो विशेषताएं हैं वह कौन कौन सी है, शिक्षण के माध्यम से हम किस प्रकार से बच्चों के अंदर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। तो पहला इसका जो पहली विशेषता है संवेगात्मक विकास। आप देखिए कि यहाँ पर हम आपको शिक्षण कार्य जो करवा रहे हैं, हम आपको समझा भी रहे हैं, बोर्ड में भी लिख रहे हैं, पीडीएफ भी भेज रहे हैं, वीडियो भी भेज रहे हैं। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रकरण यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप उसमें हमें सुधार करने के लिए बता सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं यह शिक्षण के द्वारा ही संभव होती है। वो जो शिक्षण होता है वह यही कहता है कि जो अच्छा शिक्षण होता है इससे कौन सा विकास होता है, संवेगात्मक, यानी हमारा इमोशन इसके माध्यम से ही विकसित होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा कि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो कक्षा कक्ष के अंदर बैठा रहता है, परंतु उसका जो मानसिक स्तर होता है वह कहीं बाहर होता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक लड़का यदि किसी लड़की को फोन करे, वो यदि वह उसका फोन नहीं उठाए तो उसका दिमाग वहीं चलता रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है, यदि घर में कोई लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाने के बाद भाई बहन में यदि लड़ाई हो जाती है तो बच्चा जो लड़का है, जो विद्यार्थी है, विद्यालय तो आ जाता है, परंतु उसे या उसकी मम्मी के द्वारा उसे पीटा जाता है। तो उसके अंदर वो इमोशन जो है, उसके अंदर जो डर है, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चे को सिखाना चाहें तो हम बच्चे को सिखा नहीं सकते, परंतु हम जो यहाँ बात करना चाह रहे हैं कि हमारा जो शिक्षण है वह क्या है, संवेगात्मक विकास पर भी बल देता है। और संवेगात्मक विकास ही शिक्षण के द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि हमारे अंदर इमोशन कब पैदा होंगे, जब हम हर चीज एक सहजता से, सरलता से सीखने का प्रयास करेंगे और हम शारीरिक और मानसिक रूप से जब शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है उस समय यदि हम कक्षा में उपस्थित है, शारीरिक रूप से यदि उपस्थित हैं तो हमारा संवेगात्मक विकास नहीं हो सकता। हमें इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ आप देखिए यह सुनियोजित भी होता है। यह क्या होता है, सुनियोजित। जो हमारे इसकी विशेषताएं हैं कि जो हमारा शिक्षण है यह सुनियोजित भी होता है, जो पहले से ही सुसज्जित होता है कि एक कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक को अपने पाठ की रोचकता, व्यापकता किस प्रकार से एक कक्षा कक्ष के अंदर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करनी होती है। तो यह किस प्रकार से अपनी जो पाठ योजना है वह बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रस्तुत के साथ साथ वह टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्रियों, शिक्षण प्रविधियों का उपयोग करेगा, अपने भाव बच्चों के सामने प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ वह अपनी वाणी में सुगमता रखेगा। तो ये सब चीजें यदि एक शिक्षक के द्वारा एक कक्षा कक्ष के अंदर यदि करवाई जाती है तो हमारी जो शिक्षण व्यवस्था होती है वह एक सुनियोजित होती है। यहाँ पर यदि कोई भी प्रकरण यदि शिक्षक के द्वारा यदि बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वह क्रम में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया शिक्षण का अर्थ, शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की प्रकृति और शिक्षण की विशेषता। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं यह एक क्रम से क्रम जुड़ी रहती है और यह सुनियोजित भी होती है। इसके माध्यम से
विद्यार्थी के अंदर जो व्यवहार होते हैं उन्हें भी हम जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है स्वतंत्रात्मक जो दृष्टिकोण होता है, यानी स्वतंत्र चीजें यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर स्वतंत्रात्मक दृष्टिकोण यहाँ पर क्या होता है, अपनाया जाता है। बच्चे को यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा, स्वयं यदि कोई भी प्रयोग करेगा तो वह उस चीज को आसानी से सीखने का प्रयास करेगा। बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती यहाँ पर नहीं की जाती है। स्वतंत्रात्मक दृष्टिकोण, क्योंकि जो शिक्षण होता है, यदि हम बच्चे के ऊपर दबाव बनाएंगे, डर बनाएंगे, तो बच्चा उस चीज को नहीं पढ़ पाएगा। बच्चे के अंदर ऐसी चीजें हमें प्रेरित करनी है, क्योंकि हमने देखा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संवेग होना बहुत जरूरी होता है। बिना संवेग के हम बच्चे को शिक्षण नहीं करवा सकते, क्योंकि इसकी प्रथम विशेषता यही है कि शिक्षण के द्वारा जो संवेग है उनको विकसित करना बहुत जरूरी होता है। और ये सुनियोजित व्यवस्था भी होती है, जिसके माध्यम से शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावी बनाया जाता है, और यह स्वतंत्रात्मक दृष्टिकोण पर भी आधारित होती है। इसमें स्वतंत्रात्मक यानी बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है, उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। प्रताड़ित हम बच्चे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि कई बार ऐसा एक उदाहरण आपने देखा कि यदि हम बच्चे को कुछ चीज सिखाना चाह रहे हैं, यदि हमने बच्चों को कोई कार्य दिया, यदि बच्चे ने उस कार्य को नहीं किया और आपने बच्चे को कह दिया कि आप यह कार्य नहीं कर सकते, आपने यदि नहीं शब्द बोल दिया, यदि बच्चा 10वीं की एग्जाम देता है और 10वीं की एग्जाम में बच्चा यदि फेल हो जाता है, तो आप बच्चे से कहते हैं कि आप कभी पास नहीं हो सकते, तो वो क्या होगा कि बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, और बच्चे का जो शिक्षा है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, और जो उसकी 10वीं कक्षा से जो रुचि है वह हट जाएगी। यदि आप बच्चे से कहें कि इस बार तो आप असफल हुए, अगली बार आप अब से ही प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास करेंगे, आपके अभिभावक भी प्रयास करेंगे, और यदि इस प्रकार से मोटिवेशन आप बच्चे को देते हो, रीइंफोर्समेंट यदि आप बच्चे को प्रदान करते हो और बच्चे को बोलते हो कि आज से ही आप नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए, और आने वाले समय में यदि रिजल्ट आता है और बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है और उसके जो नंबर है 90% से भी ऊपर आते हैं, तो आपकी जो रोचकता है, आपका जो मोटिवेशन है वह सफल होगा। क्योंकि यहाँ पर शिक्षण जो है, तो हमारी जो शिक्षण प्रक्रियाएं हैं वह यही कहती है कि बच्चे के अंदर हमें नकारात्मक दृष्टिकोण हमें बालकों के अंदर नहीं डालना है। हमें इस प्रकार से व्यवहार बालकों के सामने प्रदर्शित करना है, और जो हमारे नियम हैं, शिक्षण के जो नियम हैं, वह भी यही कहते हैं कि छोटे बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई प्रताड़ित नहीं किया जाए। इससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वह प्रभावी होती है। इसके साथ साथ अगला है सृजनात्मक जो क्षमताएं होती है, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास, क्रिएटिविटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, इन सबको भी जो हमारी शिक्षण व्यवस्था होती है यह बढ़ाने का कार्य करती है। आप देखिए कि सृजनात्मकता और कैपेसिटी दोनों को समझिए कि क्रिएटिविटी यदि आपके अंदर है, नवीन ज्ञान, नई सोच, हर नए विचार आपके अंदर आते हैं, आप उन सब चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको इससे पहले यही बताया था कि हम हर चीज सीखना चाहते हैं, उस चीज को सीखने के लिए हमारे जीवन में एक अच्छा गाइडेंस, मार्गदर्शक होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, जो हमें ठीक प्रकार से काउंसलिंग हमारी करें और हमें गाइड करें। वह कार्य शिक्षक के द्वारा
किया जाता है। यहाँ पर जो शिक्षक है वह एक कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षण और प्रशिक्षण वह बच्चों को प्रदान करता है, जिससे क्रिएटिविटी, एबिलिटी और कैपेसिटी होती है, उन क्षमताओं का भी विकास किया जाता है।